पिछले दिन यानी पिछले क्लास में हमने बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी को दो पार्टों में बांट के बाद बताए थे कि दो पार्ट में हम बांटेंगे। एक बताया था कि सर्विस में रहते हुए उनकी वेतन पर आय कितनी होगी, और दूसरा हमने बताया था कि सर्विस रिटायरमेंट, चाहे वह रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, रिट्रेचमेंट हो या डेथ कर गया हो, किसी तरह का हो, तो उस परिस्थिति में इनकम फ्रॉम सैलरी यानी सैलरी पर जो इनकम होती है उस पर कैसे टैक्सेबल टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको हम पिछले दिन हम बताए थे। तो आज आइए उसी को हम थोड़ा सा ध्यान से फिर देख लेते हैं। उस दिन हम सेक्शन वगैरह नहीं बताए थे, आज सेक्शन भी बता देते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी यानी रिटायरमेंट के बाद, या चाहे वह वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या रिट्रेसमेंट हो या डेथ हो, मृत्यु हो, किसी तरह का हो, एक नियोक्ता के द्वारा यानी एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को जो दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, कुछ रकम दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, किस लिए कि वह जो सेवा किया है उसके प्रतिफल के बदले में, सेवा के प्रतिफल के बदले में उसे कुछ जो नगद प्राप्तियां की जाती है एक नियोक्ता के द्वारा। वह क्या, वो कौन कौन सी है? ये है, ये सब है 6 गो है। ये 6 गो जो नगद प्राप्तियां की जाती है, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि इस सब मिले, इसमें एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं या 2, 4, 5 भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबको सब मिले ही, एक लेकिन इतना मिलता है। तो क्या क्या मिलता है? एक नियोक्ता द्वारा एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है? इतना चीज मिलता है। कोची ग्रेच्युटी मिलता है, उसके बाद मिलता है पेंशन मिलता है, लीव इनकैशमेंट सैलरी मिलते हैं, और फिर उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ रिटायरमेंट मिलते हैं, उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट यदि होता है, कोई शिक्षा से रिटायर किया है तो वो मिलता है, और लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड से जो एक मुश्त राशि मिलती है वो। तो इतना चीज मिलता है। रिटायरमेंट या डेथ या वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है तो उनको इस तरह इतना चीज मिलता है। तो उसको सेक्शन भी आप देखे थे उस दिन, हम सेक्शन नहीं तो बताए थे, पिछले दिन सेक्शन नहीं बताए थे। ग्रेच्युटी आते हैं, इसीलिए सब सेक्शन 10 के अंतर में आते हैं। इसीलिए आता है कि जो सेक्शन 10 जो होते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे, उसमें सब एग्जेम्प्ट होते हैं। एग्जेम्प्ट होते हैं तो ये सब भी एग्जेम्प्ट होते हैं। एग्जेम्प्ट होते हैं तो इसीलिए सेक्शन 10 में ही आते हैं। देखिए, याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि ग्रेच्युटी, ये सिस्टमैटिक ढंग से आप जान जाए, लिख ले ऐसे, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, इस तरह। और इस सेक्शन 10 का 10 हुआ, सेक्शन 10 में सब सेक्शन 10 हुआ, एक और ग्रेच्युटी हुआ, और उसके बाद पेंशन होता है, सेक्शन 10 ही है लेकिन 10A के अंतर्गत में आते हैं। सब सेक्शन क्या होगा? 10A। इसमें भी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A के A10AA हुआ, देख रहे हैं, 10A सब सेक्शन का सब बता रहे हैं। 10AA इसका सब सेक्शन क्या होगा? सेक्शन तो 10 होगा और सब सेक्शन 10B होगा। इसका माने कितना होगा? सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10C होगा। इसको देखिए, ये जो प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट प्राप्त होते हैं एक मुश्त राशि, उसको सेक्शन 10 होते हैं, सब सेक्शन 11 और क्लाउज 12 होता है। ये क्लाउज 12 होता है, इसको भी बताएंगे कि एक जो होते हैं 11 सेक्शन में क्या होता है और 12 में क्या होता है, उसको भी बताएंगे आगे जब बताएंगे। लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड तक। अभी देखिए, ये जो आपको हम बताए, इस सेक्शन के अंतर्गत बताए कि एक नियोक्ता के द्वारा एक कर्मचारी को, एम्प्लॉय को क्या क्या मिलते हैं, ये हम बताए हैं, इतना चीज मिलता है। इसमें से हम बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि सब मिले,
एक भी मिलता है, 2, 3, चाहे कुछ भी मिल सकते हैं। तो ये मिलते हैं क्या, रिटायरमेंट के बाद ये मिलते हैं। अब आइए सबका डिटेल्स थोड़ा सा हम देखें। सबसे पहले ग्रेच्युटी के बारे में देखें। तो ग्रेच्युटी के बारे में, यानी पहला जो था ग्रेच्युटी, पहला हम यहाँ करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में हम समझ लेते हैं कि ग्रेच्युटी, तो हमने बताया था, अभी बताया है कि एक एम्प्लॉय के द्वारा एक एम्प्लॉय को जो दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद सेवा के बदले में दिया जाता है, वो होता है ग्रेच्युटी। वो क्या हो गया, ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। ग्रेच्युटी दिया जाता है कैसे, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसको दो भागों में बांट के करते हैं, हम बांट देते हैं। ऐसे तो ये ग्रेच्युटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंतर्गत में आते हैं। तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और फॉर अदर एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होता है, एक अदर एम्प्लॉय के लिए होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो दिया जाता है, तो ये जो होता है फुली एग्जेप्टेड होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेच्युटी दिया जाता है वो क्या होते हैं, माने फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। इसको लिख देते हैं कि फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो दिया जाता है क्या होता है, फुली एग्जेम्प्ट। इसको आप याद रखेंगे, ग्रेच्युटी जो दिया जाता है उसको फुली एग्जेम्प्ट, उसको टैक्सेबल नहीं बोलते हैं। अब आइए यहाँ कि फॉर अदर एम्प्लॉय के देखेंगे। फॉर अदर एम्प्लॉय के लिए देखते हैं तो इसमें क्या होता है। फॉर अदर एम्प्लॉय के लिए देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि वो आदमी, ग्रेच्युटी एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट बनी थी 1972 में। कब बना था, 1972 में। यदि जो और एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या किसको कहेंगे, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या डिफेंस का हो, किसी का हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उसको हम कौन से कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो अदर उसके अलावे जो है सरकारी एम्प्लॉय के अलावे और भी जो एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए है, ये तो इसका तो फुल एग्जाम्पल हुआ, इसके लिए है अंडर द पेमेंट टू ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यदि वह उसका भुगतान ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत यदि भुगतान किया जाता है तब उसका क्या होगा, इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले, और यदि वह नहीं कवर करता है, कवर करता है तब, यानी 1972 के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत में यदि वह कवर करता है तब क्या होगा, कैसे उसका ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन करेंगे। और यदि नहीं करता है तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में हम देखेंगे कि ग्रेच्युटी कितना वास्तव में कितना मिला, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ, इसको हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वास्तविक कितना मिला, एक पहला। दूसरा देखेंगे कि ग्रेच्युटी 20 लाख होना चाहिए, ये सरकारी का प्रावधान है, मैक्सिमम 20 लाख मिलना चाहिए। अंडर पेमेंट यदि आता है तब, इसमें भी है लेकिन इसमें है। और तीसरा थोड़ा सा ध्यान देना है, पेमेंट एक्ट के ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत में आते हैं तो ध्यान देना है कि 15 डे ऑफ सैलरी। अब यहाँ तो 15 डे ऑफ सैलरी, सैलरी का 15 दिन। अब सैलरी किससे कैलकुलेशन करेंगे, तो सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैसे करते हैं, सैलरी में सैलरी का 15% है, तो 15% हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सैलरी के लिए कैलकुलेशन, सैलरी में क्या क्या चीज जोड़ेंगे, सैलरी में 2 चीज जोड़ेंगे, यानी बेसिक सैलरी प्लस बेसिक प्लस डीए, ये जोड़ेंगे सैलरी में, आप उसका 15 दिन। तब 15 दिन हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए पीरियड जानिए। पीरियड कितना होगा, पीरियड भी आप समझे इसको, पीरियड पीरियड ऑफ सैलरी। पीरियड ऑफ सैलरी में हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि कोई जॉब के लिए कोई एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो बताते हैं पूरी एग्जाम्प्ट होते हैं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत में आते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, कैसे, जैसे मान लिया कोई आदमी है
कि इसको कैलकुलेशन कैसे कैसे अभी बता रहे थे, सैलरी के निकालने के लिए पीरियड कैसे निकालेंगे, डेज कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि वह आदमी 55 ईयर्स 6 मंथ उसने जॉब किया, कितना 55 साल 6 महीने, तो उसका जो हम पीरियड सैलरी का कितना हम लेंगे, ऐसे 6 माह का है तो इसको 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें हम बढ़ा देंगे, यानी 56 ईयर हमको इसका पीरियड होगा। पीरियड कितना काउंट होगा, 56 ईयर। इस पर ध्यान देंगे। यहाँ इसमें यदि हम करेंगे तो उसको 6 माह या 5 ईयर से इसको अधिक होता है तो नहीं लिया जाता है, वो जो लिया जाता है हम बताएंगे जब इसको तब। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ सैलरी को आप देख लिए कि पीरियड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी आप समझते हैं। अब एक चीज और देखिए, अब 15 डेज का जो निकालेंगे तो मंथली कितना दिन होगा, मंथली कितना दिन का निकालेंगे, वो पूरा दिन का नहीं होगा, उसको सैलरी निकालेंगे। सैलरी का कैसे करेंगे, सैलरी गुने 15/26 दिन का ही निकालें। 4 दिन जो छुट्टी होती है उसको नहीं लिए जाते, यानी 26 दिन का ही उसको कैलकुलेशन करेंगे। इसको तो आप समझते हैं कैसे निकालेंगे, 26 दिन पर ही डेज का सैलरी हम निकालेंगे। सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको बेसिक सैलरी तो मालूम हो गया, सैलरी बराबर और सैलरी का बेसिक सैलरी ऐसे निकालेंगे। इसको तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालें कैलकुलेट। और उसके बाद निकाल करके इसको निकाल कर इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेच्युटी के रूप में एग्जेम्प्ट होते हैं। वो जो होते हैं वही एग्जेम्प्ट होते हैं। कितना एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्टेड हो गए, ये भी एग्जेम्प्टेड हो गए, एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। कितना तो आप समझ गए होंगे कि कितना मैंने एग्जेम्प्ट होगा। एक अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, अब आगे आइए इसमें, किसमें, नॉन गवर्नमेंट में। नॉन गवर्नमेंट नहीं, नॉन कवर्ड अंडर द पेमेंट टू ग्रेच्युटी एक्ट यदि नहीं करता है तब उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसमें भी उसी तरह है कि ग्रेच्युटी एक्चुअली कितना रिसीव किया है उसको निकालेंगे। आज 20 लाख कम से कम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 लाख होने चाहिए। हाफ मंथ ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी। इसको क्या करेंगे, एवरेज सैलरी का जो 10 महीना जो होगा, 10 महीना जो रिटायरमेंट के दिन से पहले 10 महीना का जो सैलरी होगा, 10 महीना का सैलरी उसको हम एवरेज निकालेंगे। 10 महीना के सैलरी का एवरेज निकाल करके उसको हाफ करेंगे। हो यानी तीनों हम कैसे निकालेंगे, निकाल करके और जो इसमें से लीज होंगे, जो कमी होंगे, कम होंगे, उसी को हम टैक्सेबल करेंगे। अब यहाँ भी देखना है कि सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको भी आप देख लें। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे। क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब प्लस इसमें देखिए डीए तो लेंगे ही, अब प्लस क्या होगा, परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज वाइज फिक्स्ड लिख देते हैं, फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर, या सेल्स भी लिख सकते हैं, टर्नओवर। यानी इसको हम करते हैं कैसे, पहले बेसिक सैलरी, डीए और ये 3 चीज लेते हैं, प्लस करते हैं 3 को और तब सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं इसको। और इसमें हम कैसे लिखेंगे, पीरियड ऑफ सैलरी क्या होगा, पीरियड ऑफ सैलरी होगा यहाँ जैसे 15 ईयर है तो इसमें हम 15 ईयर ही 55 ईयर्स ही लेंगे, इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें पीरियड ऑफ सैलरी का नहीं होगा, 5 या 5 से अधिक होते हैं तो उसमें नहीं बढ़ाए जाते। इसमें हम 1 साल माने 1 साल बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आपका एक जो है
आपका ग्रेच्युटी का ये भी जो होता है तो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। ये जो नॉन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972 के अंतर्गत जो माने कवर नहीं करता है वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी ये भी एग्जेम्प्ट हुआ, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया, यानी सब के सब ये एग्जेम्प्ट हो गया, ये भी हो गया, फुल एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन कब? इसमें शर्त है, ये दोनों में शर्त है तब होंगे, अन्यथा एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, टैक्सेबल होंगे। एग्जेम्प्ट तो है ही, सब पूरे एग्जेम्प्ट है, लेकिन कब? इसको समझ गए कि इसमें शर्त है, शर्त लागू होके ही होंगे एग्जेम्प्ट। ये हो गया, आप तो समझ गए होंगे ग्रेच्युटी के बारे में कि ग्रेच्युटी का टैक्सेबल इनकम कैसे करते हैं, ये हो गया। तो पहला जो ग्रेच्युटी का तो हो गया। अब आगे हाँ एक चीज आज थोड़ा सा देखिए कि सेक्शन हम बता रहे थे, सेक्शन 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में आता है। अब इसी को ये जो हम इसको अब 3 भाग में हुआ, तो एज जो होगा सेक्शन 10 के अंतर्गत में हुआ, ये तो हुआ ग्रेच्युटी आया 10 के अंतर में, और ये होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 और क्लाउज 1 के अंतर्गत में है। ये किसके अंतर्गत में आएंगे? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लाउज 2 के अंतर्गत में आएंगे। ये किसके अंदर में आएंगे? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 और क्लाउज 3 के अंतर्गत में आएंगे। एक हुआ, इसको आप समझेंगे, इसको समझने में आसानी हो गई कि इस सीधे डायरेक्ट आपको सेक्शन भी समझ गए और टोटल आप कैसे इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, ग्रेच्युटी कितना एग्जेम्प्ट होता है, कैसे होता है, इसको निकालने के लिए आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन करने के लिए। इसको आप समझे, आप समझे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप अब ग्रेच्युटी तो पढ़ा दिया, ग्रेच्युटी हो गया। अब आइए पेंशन। पेंशन क्या है? पेंशन एक एम्प्लॉय के द्वारा जो काम करता है उसके बदले में एक पेंशन के रूप में भी दिया जाता है एम्प्लॉयर को। तो पेंशन दिया जाता है। पेंशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पेंशन कितने तरह के दिए जाते हैं? 2 तरह के। एक पेंशन होता है कम्यूटेड और एक होता है अनकम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन किसको कहेंगे? कम्यूटेड पेंशन का मतलब हुआ कि लमसम एक बार पैसा, इसको हमको जो कहेंगे लमसम भी लिख सकते हैं। लमसम, लमसम एक मुश्त जो राशि मिलती है वो कम्यूटेड हुआ होता है। एक मुश्त, कोई कोई कर्मचारी पेंशन जो लेते हैं, एम्प्लॉय पेंशन कहते हैं कि एक मुश्त राशि पूरा मिल जाए एक ही बार, तो या आधा मिले, ऐसा भी हो सकता है आधा हम पेंशन के रूप में रह लेंगे, माने आधा अनकम्यूटेड रखेंगे, आधा कम्यूटेड रखेंगे, यानी कुछ लमसम एक ले लें पैसा, और कुछ पैसा जो पेंशन के रूप में हो वो मंथली लेंगे। तो ये जो कम्यूटेड होता है, अनकम्यूटेड होता है, ये मंथली होता है, मंथली होते हैं। ये पेंशन लमसम होते हैं, यानी एक बार मुफ्त, एक बार भी ले सकते हैं, सब भी ले सकते हैं, या उसको पेंशन के रूप में भी आप करवा सकते हैं। पेंशन जो है अनकम्यूटेड के रूप में आप मंथली भी ले सकते हैं। तो मंथली लेते हैं, यदि लमसम एक बार लेते हैं तो माने एक बार तो क्या होगा, और यदि मंथली लेते हैं तो क्या होगा। तो मंथली यदि लेते हैं तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय के लिए वह टैक्सेबल होंगे। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए यदि पेंशन लेते हैं तो वो सब टैक्सेबल होते हैं। इसको तो समझ गए कि टैक्सेबल किसको होंगे। अब उसके बाद देखिए कि यदि वह कम्यूटेड हैं, यानी कुछ पैसे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसे आधा ले ले और आधा क्या करें कि हम मैंने अनकम्यूटेड रखे, यानी मंथली ले। तो यदि पूरा ले लेते हैं या आधा लेते हैं तो वो कैसे होगा? तो उसमें ही कम्यूटेड है, तब उसको 2 भागों में बांटे हैं, एक हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा हुआ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तब उनका पूरा के पूरा जो माने मिलेगा, जो प्राप्तियां होगी वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। किसको? जो कम्यूटेड होंगे, लमसम जो लिए हैं, वो लमसम पैसे जो लिए हैं, एक मुश्त राशि जो लिए है, तो पूरा क्या होगा?
एग्जाम्प्ट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और वही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उसके लिए क्या होगा, उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है इसके लिए कि अगर वह ग्रेच्युटी यदि प्राप्त करता है, ऐसा नहीं ग्रेच्युटी कुछ भी है कि सबको मिले, ग्रेच्युटी तो सबको नहीं, कुछ भी नहीं कि सबको एम्प्लॉयर दे। तो जिसको ग्रेच्युटी प्राप्त होता है, जो ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, तब उसको क्या होगा कि कम्यूटेड वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, माने कितना एग्जेम्प्ट होंगे 1/3। यदि वह ग्रेच्युटी प्राप्त करता है, एक ग्रेच्युटी यदि प्राप्त करता है, तब वो क्या होगा, कम्यूटेड जो वैल्यू हो यानी लमसम जितना वह प्राप्त किया है उसका 1/3, कितना 1/3 जो है 1/3 पेंशन का एग्जेम्प्ट होंगे। समझ गए। आज यदि वह माने ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त करता है, नोट रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त करता है, तो वो कम्यूटेड वैल्यू का यानी जितना वह लमसम के रूप में लिया है उसका वैल्यू होगा, उसका 1/2 प्राप्त करेंगे, 1/2 होंगे वह एग्जेम्प्ट होंगे। ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन होगा पेंशन के अंतर्गत में कितना एग्जेम्प्ट होंगे और कितना नहीं होंगे। यहाँ देखिए अनकम्यूटेड में पूरा टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉय का, और कम्यूटेड में क्या होंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट होंगे, और इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो 1/3 एग्जेम्प्ट होंगे। उसमें कब, यदि वह ग्रेच्युटी माने प्राप्त करता है तब, और यदि ग्रेच्युटी नहीं प्राप्त करता है तो 1/2 वह एग्जेम्प्ट होगा। तो इस तरह से आपको पेंशन भी आप समझ गए होंगे, पेंशन का भी आप समझ गए, यानी ये दूसरा भी आपका हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। इसको भी समझ गए हैं। ये तो सेक्शन अभी बताया था कि इस सेक्शन किस में आते, इसे बता ही दिए थे। इस सेक्शन आता था सेक्शन 10 के अंतर्गत में, किसमें आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A आता है। ये हुआ, इसको भी आप समझ गए। अब ग्रेच्युटी का भी आप पेंशन, दो चीज जान गए। अब आगे हम बताने जा रहे हैं लीव इनकैशमेंट ऑफ सैलरी। लीव इनकैशमेंट ऑफ सैलरी बता, आइए देखिए अब आगे बता रहे हैं। अभी 2 का बता दिए थे, अब आइए तीसरा जो है आपको हम बताने जा रहे हैं वो है लीव इनकैशमेंट सैलरी, यानी लीव इनकैशमेंट सैलरी। लीव इनकैशमेंट सैलरी का हिंदी हुआ छुट्टी के बदले में प्राप्त वेतन। छुट्टी के बदले में जो प्राप्ति होती है राशि वो क्या होता है, छुट्टी के बदले में जो प्राप्त होता है। एक एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो छुट्टी के बदले में प्राप्त राशि जो होता है उस पर कितना उसका एग्जेम्प्ट होते हैं उसको समझना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग दिस सर्विस, यानी यदि वह सर्विस में है तो वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। एक उसका क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल यानी टैक्सेबल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। ये जो है माने यदि वह सर्विस में है तब उसको पूरा देवे क्या होगा, तो यहाँ ये क्या होगा, टैक्सेबल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय। टैक्सेबल फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय जब वह माने क्या है, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग दिस सर्विस में है तब। आज यदि वह सर्विस से रिटायर कर गया है, यदि वह सर्विस से रिटायर कर गया है, यानी तब उसको क्या होगा, माने उसको जो माने सर्विस से रिटायर कर गया तो छुट्टी के बदले में क्या प्राप्त होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको फुल एक्सेप्ट होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो
फुली एग्जेम्प्ट हो गए। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस परिस्थिति में क्या हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको देखना है। It shall be exempted from the tax in the extent of list of the salary। इसमें से जो एग्जेम्प्ट होंगे, इसमें एग्जेम्प्ट होंगे, कब एग्जेम्प्ट होंगे कि इसमें से जो सबसे जो 4 हम दिए हैं, 4 जो एक्सटेंट हैं, उसमें जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा उसी को हम क्या करेंगे, वही एग्जेम्प्ट होंगे। कितना एग्जेम्प्ट होंगे, ये 4। वो चारों क्या है, तो देखिए लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना आप प्राप्त किए हैं, वास्तव में कितना प्राप्त किए हैं। लीव सैलरी छुट्टी के बदले में जो प्राप्त हुआ है, माने राशि जो प्राप्त हुई है वो कितना प्राप्त हुआ है, सबसे पहले वो देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा जो आपको यहाँ देखना है कि अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि कम से कम, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया 3 लाख होनी चाहिए, 3 लाख। और तीसरा जो है आपको देखना है कि 10 months ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन इन लास्ट 10 मंथ। पिछले जो रिटायरमेंट हुआ उसके पिछले 10 माह का माने क्या करेंगे, एवरेज सैलरी निकालेंगे, उसको हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। फिर चौथा हम क्या कहेंगे, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग to the credit of employee at the time of retirement, this based on the 10 month average salary। 10 month जो average salary निकालेंगे, unleave माने कैन नॉट बी 30 दिन होना चाहिए। उसमें हम बताए थे 26 डेज, 26 पर निकाले थे, यहाँ कितना होना चाहिए, 30 होने चाहिए। ये चौथा आपका हुआ, ये आपका ये शर्त हुआ। तो ये चारों में से जो कम होगा, लिस्ट जो कम होंगे वही पूर्णतः एग्जेम्प्ट होगा। अब यहाँ एक चीज और देखना है, सैलरी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सैलरी का कैलकुलेशन भी करेंगे तब ना हम निकालेंगे, तो तब माने कैसे निकालेंगे, सैलरी का कैलकुलेशन होगा। तो सैलरी में जो हम पहले बताए थे कि कैसे बताए थे कि अमाउंट जितना रिसीव हुआ है वो प्लस डीए प्लस परसेंटेज वाइज कमीशंस है कि नहीं, परसेंटेज वाइज कमीशंस ऑन टर्नओवर पर जो होता है वो होता है। ये तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही सैलरी में कैलकुलेशन होगा, उसी को हम सैलरी मैंने आपको लाएंगे, सैलरी उसी को कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके आधार को हम निकालते हैं। तो ये इसको हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। ये अभी हम जान गए लीव इनकैशमेंट सैलरी। लीव इनकैशमेंट सैलरी के बारे में आप पढ़िए, इसको सबका उदाहरण देकर के भी समझाया जाएगा। देख लिए। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या है, चौथा में है कंपनसेशन ऑफ रिट्रेसमेंट, कंपनसेशन ऑन रिट्रेसमेंट, यानी कंपनसेशन और रिट्रेसमेंट का मतलब हुआ छटनी के कारण क्षतिपूर्ति। छटनी के कारण क्षतिपूर्ति, इसका हिंदी क्या हुआ, छटनी हो जाए। जैसे आप ये जानते होंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में एक अंतर्गत किसी को यदि छटनी किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम बना था, कब बना था, 1947 में। तो उस समय छटनी, उस समय उसके अंतर्गत यदि कोई किसी व्यक्ति को छटनी की गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करना है। तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यदि किसी तरह का हुआ है तो ये 3 बातें हैं। 3 बातें में जो सबसे कम होंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्ट, वही एग्जेम्प्ट होंगे। इसमें से जो सबसे कम होगा उसी को एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले है एक्चुअली अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, यानी कितना वास्तव में कंपनसेशन रिसीव्ड, यानी जो क्षतिपूर्ति हुई है तो कितना वास्तव में प्राप्त की है, और लेके देखेंगे। फिर देखेंगे सैलरी ऑफ सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड का सर्विस देखेंगे। कैसे देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 15 डेज,
सैलरी फॉर ईच कंप्यूटेड मैंने कैलेंडर ईयर पर 15 दिन के आधार पर उसको हम पीरियड का हम कैलकुलेशन करेंगे सैलरी का। यहाँ एक चीज और देखना है, और तीसरा है अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है 5 लाख, यानी अमाउंट जो डिक्लेयर किए हुए है 5 लाख जो सरकार के द्वारा किया गया है वो हुआ। ये तीनों में से आपको देखना है। अब यहाँ ये देखना है कि वेतन की गणना हम कैसे करेंगे, कैसे हम वेतन गणना करेंगे ये देखना है इसको। तो वेतन की गणना में आपको ध्यान देना होगा कि जो आप वेतन की गणना कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले देखना कि एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे। तो श्रमिक यदि वह महीना पर वेतन पाता है, मासिक वेतन पाता है, तो 3 माह के कैलेंडर वेतन के आधार पर हम निकालें। कैलेंडर ईयर के आधार पर 3 माह, कैलेंडर ईयर कितना 3 माह के आधार पर यदि वह महीना पाता है तो, और यदि वह साप्ताहिक पाता है तो 4 सप्ताह के वेतन के आधार पर उसको कैलकुलेशन करेंगे। और यदि वह रोज प्राप्त करता है तो 12 दिन के मजदूरी के आधार पर हम वेतन की राशि की गणना करेंगे। इसको आपको समझना होगा। यानी वेतन के आशय है ऐसे पारिश्रमिक से होगा जो मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जो मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा उसी को हम सैलरी में कैलकुलेशन करेंगे। तो आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वही होगा। यहाँ जैसे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट सैलरी एग्जाम्पल, जो तीनों में कम होगा उसी को हम लेंगे। ये भी हो गया आपका, ये चौथा हो गया। अब आइए आपको हम 5 को देखते हैं। पांचवा ये चौथा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा आपको हम बता देते हैं। पांचवा क्या है, कंपेंसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब हुआ कि स्वेच्छा से जो रिटायर कर गए हैं, यानी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर गए हैं या रिटायर कर गए हैं, तब उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम एग्जाम क्या हम निकालेंगे, उसको देखना है। तो उसमें देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दी कंपनसेशन, वास्तव में जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका कितना अमाउंट आप प्राप्त किए हैं वो लिखेंगे। फिर क्या देंगे कि उसमें 3 months सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सैलरी, फिर 3 महीना का सैलरी प्रत्येक जितना सेवा हुआ है उसमें से प्रत्येक माने किसी भी साल का आप में प्रत्येक ईयर का सर्विस का 3 महीना के सैलरी को हम लेंगे। उसमें दूसरा हुआ। तीसरा हुआ कि जो बैलेंस मंथ ऑफ देयर सर्विस, जो बैलेंस बचा हुआ महीना का, आज सर्विस लेफ्ट फ्रॉम द वॉलंटरी रिटायरमेंट, माने जो सर्विस कितना बचा हुआ था, रिटायर गए हैं, ये तो हुआ है रिटायरमेंट हुआ है, कंपनसेशन यानी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ, क्षतिपूर्ति जो हुई है, मैंने पहले से अपना कर लिए हैं। कंपनसेशन है कि मतलब क्षतिपूर्ति हुई है, पहले ही कर गए हैं, तो उस परिस्थिति में हम उसको निकाल करके और उससे हम गुना करेंगे। बैलेंस ऑफ सर्विस मंथ है, उसको है सर्विस लेफ्ट फ्रॉम द वॉलंटरी रिटायरमेंट में हम गुना करके जो आएगा उसको कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा हुआ कि मैक्सिमम एग्जेम्पशंस ₹5 लाख है, यानी अमाउंट डिक्लेरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना के द्वारा डिक्लेरेशन किया है, मैक्सिमम है 5 लाख तक। ये चारों में से जो कम होंगे यही होगा, वही लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्टेड, यानी इसको हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग amount shall be exempted। ये हुआ, इसमें से जो ऊपर दिया हुआ है उसमें से जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्ट होंगे। तो अभी हम कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में समझ गए। अब एक और बाकी है, उसको भी हम इसको मिटा देते हैं, आगे से बताते हैं। वो है बाकी है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड,
यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलता है, हम पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में पिछले भी हम बताए थे, जब हम जो सर्विस में है उसका इनकम का कैलकुलेशन कर रहे थे तो प्रोविडेंट फंड के बारे में बताए थे कि प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के होते हैं। एक हुआ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 3 प्रकार के फंड होते हैं। तीनों में जो प्रोविडेंट फंड से पैसा जब मिलता है कोई भी एम्प्लॉय को, कब, जब वह रिटायरमेंट कर जाता है या मैरिट रिट्रेसमेंट होता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट करता है, उस परिस्थिति में यदि कोई प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है प्रोविडेंट फंड से, तो उस पैसे को, वो जो प्राप्तियां होती हैं एम्प्लॉय को, उसका क्या होगा, टैक्सेबल होगा नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। तो यदि उसको पैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी वैधानिक प्रोविडेंट फंड से यदि प्राप्त हुआ है तो वह एग्जेम्प्ट होंगे, फुली एग्जेम्प्ट होंगे। इसको तो समझ गए हैं कि एग्जेम्प्ट कौन होंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो प्राप्त हुए हैं तो फुली एग्जेम्प्ट होंगे। और यदि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से यदि प्राप्त हुआ है, ये तो है वैधानिक प्रोविडेंट फंड से हुआ था, और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से यदि उसको प्राप्त हुआ है तो उसका क्या होगा। तो उसने कहा है कि यदि वह नियोक्ता के यहाँ 5 साल काम किया है, कहा है नियोक्ता के यहाँ यदि 5 साल काम किया है या नियोक्ता से के 5 साल से कम किया होगा है, यदि उसको वह क्यों कम किया, इसलिए कि उसे कोई माने हेल्थ काम नहीं किया या किसी तरह के उसे कुछ दुर्घटना हो गई, उस परिस्थिति में वह क्या होगा कि एग्जेम्प्ट होंगे। एग्जेम्प्ट इफ सर्विस पीरियड वाज लिस्ट कंट्रीब्यूशंस 5 ईयर, कम से कम एम्प्लॉय के यहाँ कितना उसका कंट्रीब्यूशन अंशदान होना चाहिए, 5 साल। 5 साल होगा तब, और इट सर्विस पीरियड वाज लेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल हेल्थ और अदर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। यदि एग्जेम्प्ट कब होंगे, एग्जेम्प्ट कब हो, रिकॉग्नाइज्ड फंड से जो पैसा मिला है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से जो पैसा प्राप्त हुआ है, तो वह एम्प्लॉय के यहाँ कम से कम 5 साल वह काम किया हो, एम्प्लॉयर के यहाँ वह 5 साल के यहाँ काम किया हो तब मिलेगा। यदि वह 5 साल से कम भी किया है, क्यों, इसीलिए कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था या वो कोई और कारण से यदि उसका माने हटा दिया, छटनी कर दिया गया है, छटनीग्रस्त कर दिया गया है, तब उससे यदि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसे प्राप्त हुए हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। यदि ये शर्त है, इस शर्त पूरा करेंगे तब, और यदि ये पूरा नहीं करते हैं, जैसे 5 साल का पूरा नहीं किया, 5 साल एम्प्लॉय के यहाँ स्वस्थ है आदमी, और 5 साल पूरा नहीं किया, तो वह टैक्सेबल होंगे। वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। यदि 5 साल वह एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है तब एग्जेम्प्ट होंगे, कर मुक्त होंगे। ऐसे तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बतावे कि कर मुक्त होते हैं, इसमें कर मुक्त कब होंगे, ये शर्त है, ये जो शर्त है, कंडीशन, तो इस कंडीशन को मानेंगे, तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन होगा तब, ये कंडीशन यदि है मानते हैं तब आपको एग्जेम्प्ट होंगे, अन्यथा एग्जेम्प्ट नहीं। इसको भी समझ गए होंगे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसे प्राप्त होते हैं एक एम्प्लॉय को, उसका एग्जेम्प्ट कब होगा, इसको भी समझ गया। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को भी समझ गए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को भी समझ गए। अब आइए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हिंदी हुआ अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यानी अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में क्या होगा कि यदि वह एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है, एम्प्लॉयर क्या किया है, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वह कंट्रीब्यूशन किसका अंशदान किया है, कौन लगाया है, एम्प्लॉयर, तो उसका
सैलरी में अंडर हेड ऑफ सैलरी, सैलरी के अंतर्गत में सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्सेबल होंगे। समझे कि नहीं? फिर से एम्प्लॉयर्स के द्वारा, यहां देखिएगा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा यदि कंस्टिट्यूशन किया गया है तब टैक्सेबल होंगे। किसमें से टैक्सेबल होंगे? अंडर हेड ऑफ सैलरी। ठीक है। और यदि इसी पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर भी पैसा जमा किया है और जमा किया, उस पर इंटरेस्ट मिला है, इसी में इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट, इसमें फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट एवं जैसे एकरा पर, इस पर इंटरेस्ट मिला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, यदि इंटरेस्ट मिला है तो उस पर भी टैक्सेबल होंगे। इसी में, किसमें? अंडर हेड ऑफ सैलरी में ही टैक्सेबल होंगे। ये भी समझ गए? अब ये तो समझ गए, ये दो गो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है तब। और यदि एम्प्लॉय के द्वारा, यहाँ देखेंगे, यहाँ एम्प्लॉय के द्वारा यदि कंट्रीब्यूशन किया गया है तो वह क्या होंगे? एग्जेम्प्टेड होंगे। ये एम्प्लॉय यदि कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ तो टैक्सेबल होंगे। किसमें? अंडर हेड ऑफ सैलरी में, अंडर हेड ऑफ सैलरी में। और एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन हुआ तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे, ये टैक्सेबल नहीं होंगे। टैक्सेबल एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, एम्प्लॉय के द्वारा जो होता है कंट्रीब्यूशन तब नहीं होता। और एम्प्लॉय के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है और उस पर यदि इंटरेस्ट मिला है, उस पर यदि इंटरेस्ट मिला है, यानी इस पर यदि इंटरेस्ट मिला है 3 एवं, तो वह टैक्सेबल होगा। लेकिन टैक्सेबल होगा, लेकिन किस हेड में जाएगा? टू हेड। यहाँ तो देखे कि सैलरी में गया था, यहाँ जो है तो सैलरी में गया था, यहाँ इंटरेस्ट सैलरी में गया था, यहाँ इंटरेस्ट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएंगे। याद रखिए, यदि एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया, अंशदान किया गया है, तो उस परिस्थिति में यदि इंटरेस्ट मिला है, तो मिला है इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में के माने हेड में, उसके अंडर हेड ऑफ उसके में हम माने टैक्सेबल करेंगे। तो हो गया ये दोनों, इसको भी दोनों समझ गया, इसको भी इसको समझ गया। तो अब पूरी तरह से समझ गए हो कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो प्राप्तियां होती हैं उसका हम कैसे टैक्सेबल करेंगे और कैसे हमारे कौन एग्जेम्प्ट होगा और कौन टैक्सेबल होगा, इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये पूरा हो गया। ये जो आपका 6 पॉइंट था वो भी आपका खत्म हो गया। ये 6 पॉइंट क्या था? लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। लमसम यानी एक मुश्त राशि यदि मिलता है प्रोविडेंट फंड से प्राप्त होता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? इसको तो समझ गए होंगे कि स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के द्वारा प्राप्त हुआ तो क्या होगा। बस अब ये समाप्त हो गया। अगले दिन हम, थैंक्स यू, अब अगले दिन हम आपको उदाहरण के द्वारा इस सबको हम समझा देंगे। थैंक यू।